हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा 7/3/2022 का शिफ्ट 2 का जो पेपर था, वो शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 3, ये दोनों पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है DSSB 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऐसी कोई आपको एक प्ले लिस्ट मिली जाएगी। उस प्ले लिस्ट में सारे वीडियोज़ ऐड हैं, वहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैंने PDF सेंड कर दिए हैं। व्हाट्सअप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल पर PDF सेंड नहीं हो पाते हैं तो वहाँ पर आपको वीडियोस के लिंक वगैरह मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसर्न अबाउट बॉडी इमेज, हाउ वंस लुक बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग। शरीर की छवि के बारे में चिंता किसके दौरान किसी का रूप तेजी से कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप किस तरह से दिखते हो, आपका लुक क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में, एडोलेसेंस या फिर ओल्ड एज। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। एडोलेसेंस में किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी जो छवि है, उसका जो लुक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा स्व अवधारणा के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेल्फ कॉन्सेप्ट? फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव मेंटल पिक्चर्स ऑफ वंस एबिलिटी एंड ट्रेट्स, किसी की क्षमताओं लक्षणों की वर्णनात्मक मानसिक तस्वीर। एंड इवेल्युएटिव मेंटल पिक्चर्स ऑफ वंस एबिलिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी की क्षमताओं और लक्षणों की मूल्यांकनात्मक मानसिक तस्वीर। यह एक संज्ञानात्मक निर्माण नहीं है। इट इज नॉट अ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट। देखिए, अगर हम स्व अवधारणा की बात करें तो इसमें हमारे संज्ञान का एक अहम रोल होता है। तो यह एक संज्ञानात्मक निर्माण नहीं है, ये बात कहना गलत है। इट इज नॉट अ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट, ये बात बिल्कुल गलत है। ये एक तरह से हमारा संज्ञानात्मक निर्माण भी है। फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 एंड 2, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टर्म यूज्ड फॉर क्वालिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन बिगर और स्मॉलर एंड मोर और लेस, कोई चीज ज्यादा है या कम है, बड़ा है या छोटा है, इसके लिए हम कौन सी टर्म का यूज करते हैं? गुणवत्ता के लिए बड़े या छोटे और अधिक या कम के बीच अंतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी, सेंट्रेशन एंड कंजर्वेशन। देखिए, सेंट्रेशन एंड कंजर्वेशन जो है ये अलग चीज़ें हैं। ये हम पियाजे की थ्योरी की बात करें तो ये हम बच्चे के अंदर हमें प्री ऑपरेशनल स्टेट में देखने के लिए मिलती हैं। अब दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे, ऑर्डिनैलिटी एंड कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी मतलब होता है जो हम नंबर्स सामान्यतः यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एंड ऑर्डिनैलिटी होता है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इस तरह से। तो कार्डिनैलिटी में अगर हिंदी में बात करें तो 1 2 3 4, और ऑर्डिनैलिटी में बात करें तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब हमें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। हम बड़ा या छोटे की बात करते हैं तो जैसे तुम फर्स्ट हो या ये चीज सेकंड है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर में बात करेंगे कि फर्स्ट है यानी ये चीज बड़ा है, सेकंड या छोटा है, ये चीज फिफ्थ नंबर की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑर्डिनैलिटी। ऑर्डिनैलिटी टर्म यूज की जाती है डिफरेंशिएट करने के लिए, बड़े छोटे या कम या ज्यादा के लिए। और जब भी हमसे काउंट की बात करते हैं, कोई भी चीज काउंट करने के लिए कार्डिनैलिटी का यूज करते हैं। जैसे क्लास में कितने बच्चे हैं, हम कह देंगे क्लास में 20 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं। चलो, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रिपीटेटिव एंटी सोशल एक्ट्स। मानदंडों का उल्लंघन करने वाले, दोहराए जाने वाले असामाजिक कार्य, बर्बरता, बलात्कार आदि किस विकार के अंतर्गत आते हैं? अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, डिप्रेशन या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार, आचरण विकार, अवसाद विकार या मनोग्रस्त बाध्यता विकार। देखिए, ये वाले जो बिहेवियर हैं, ये ऐसे बिहेवियर हैं जिसे हम एंटी सोशल भी कहते हैं, या ऐसे व्यवहार हैं जो समाज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। तो ये आते हैं आपके कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर एक वर्ड हमें देखने के लिए मिलता है, वेंडलिज्म।
ये इसका मतलब क्या होता है? वेंडलिज्म मतलब ये होता है कि जैसे सरकारी संपत्ति है, गवर्नमेंट की जो संपत्ति, दीवारें वगैरह हैं, या फिर हम सड़कों की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें या इमारतों की बात करें, तो कई लोग इनको बिना मतलब के ही खराब करते हैं। मतलब इन्हें पता है इनको खराब करने से ये चीज़ अच्छी नहीं दिखेंगी, बेकार हो जाएंगी। अगर हम हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करें तो वहाँ पर लोग दिल मिल बनाए आते हैं, नाम वाम लिखे आते हैं, उन्हें पता है ऐसी चीज़ें खराब हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो इस तरह को बिहेवियर को बोला जाता है बर्बरता। तो समाज के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसे कर रहे हैं। तो इस तरह का जो डिसऑर्डर होता है उसे कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक, सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करके जो व्यवहार किए जाते हैं वो कंडक्टिव डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर कॉग्निटिव एडवांस ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड? प्रारंभिक बचपन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक उन्नति के अंतर्गत आता है? तो सेंट्रेशन भी होता है उस टाइम पे, यूज ऑफ सिंबल्स भी होता है, थ्योरी ऑफ माइंड भी होता है, तो तीनों ही सही है। देखिए ये इसको अगर हम पियाजे के हिसाब से समझें तो यहाँ पर बात चल रही है 2 से 7 साल के बच्चे की। तो 2 से 7 साल का बच्चा केंद्रीकरण रहता है, यानी चीज़ों के सिर्फ एक ही फेस को वो समझता है, सिंबल्स का प्रयोग भी करता है और थ्योरी ऑफ माइंड भी चल रही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में मात्रात्मक आयाम के साथ वस्तुओं को व्यवस्थित करने की क्षमता को कहा जाता है? विथ रिस्पेक्ट टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एबिलिटी टू ऑर्डर आइटम्स अलोंग क्वांटिटेटिव डायमेंशंस। क्वांटिटेटिव डायमेंशंस के साथ आइटम्स को या जो भी चीजें हैं उन्हें ऑर्डर के साथ रख रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे? वर्ग समावेश, क्रमबद्धता, आगमनात्मक तर्क या सकर्मक अनुमान, क्लास इंक्लूजन, सीरिएशन, इंडक्टिव रीजनिंग या ट्रांजिटिव रीजनिंग। चीजों को ऑर्डर में रखना यानी उन्हें क्रम से रखना यानी उन्हें सीरीज में रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरिएशन। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सोने का समय दुश्चिंता का एक रूप ला सकता है और बच्चा इससे बचने के लिए वह सब कुछ कर सकता है जो वह कर सकता है। इन अर्ली चाइल्डहुड बेड टाइम में ब्रिंग्स अ फॉर्म ऑफ, एक प्रकार की एंजाइटी आ सकती है सोते समय। छोटे बच्चों, जब बच्चे प्रारंभिक बाल्यावस्था में होते हैं तो उन्हें ये लगता है कि सोते समय कोई उनके जो पेरेंट्स वगैरह हैं वे उनसे दूर हो जाएंगे, उनसे सेपरेट हो जाएंगे। तो एक तरह से वियोजक दुश्चिंता आ जाती है या सेपरेशन एंजाइटी वहां पर आ सकती है, और बच्चे इसको दूर करने के लिए बहुत कुछ भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। उन्हें ये लगेगा अगर जब वो सो जाएंगे तो मम्मी पापा कहीं चले जाएंगे या जो भी उसके केयर गिवर है वो उसे छोड़कर कहीं चले जाएंगे, तो इस प्रकार के विकार उनके अंदर आ जाते हैं, इसके लिए वे उनके पास सोना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्री स्कूलर की खाने की आदतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विथ रिस्पेक्ट टू ईटिंग हैबिट्स ऑफ प्री स्कूलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्री स्कूलर और शिशुओं के खाने की आदतें उनके आकार के अनुपात में यादृच्छिक होती हैं। द ईटिंग हैबिट्स ऑफ प्री स्कूलर एंड इन्फेंट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर साइज इज रैंडम। अगला देखते हैं, प्री स्कूलर शिशुओं की तुलना में अपने आकार के अनुपात में कम खाते हैं। प्री स्कूलर्स ईट्स लेस इन प्रोपोर्शन इन देयर साइज देन इन्फेंट्स। प्री स्कूलर और शिशु दोनों अपने आकार के अनुपात में समान रूप से खाते हैं। Both preschoolers and infant eats equally less in proportion to their size. प्रीस्कूलर शिशुओं की तुलना में अपने आकार के अनुपात में अधिक खाते हैं। प्रीस्कूलर eat more in proportion to their size than infant. देखिए अब ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्री स्कूलर्स जो होते हैं वो शिशुओं की तुलना में अपने आकार के अनुपात में कम खाते हैं। प्री स्कूलर्स के जो बच्चे हैं उन्हें आप कह सकते हो 3 to 5 या 3 to 5 वाले जो बच्चे होते हैं वो प्री स्कूलर के अंदर आते हैं। वे अपने साइज की तुलना में कम खाते हैं, यानी इन्फेंट में और प्री स्कूलर में कंपैरिजन करें तो प्री स्कूलर्स का साइज ज़्यादा होता है, लेकिन जिस अनुपात में जब वे इन्फेंट थे तब खा रहे थे उस अनुपात में नहीं खाते, उससे कम खाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, Which of the following is the memory that produce scripts of familiar routines? निम्नलिखित में से वह कौन सी मेमोरी है जो परिचित दिनचर्या की स्क्रिप्ट तैयार करती है?
फेमिलियर रूटीन्स मतलब जो काम आप रोज कर रहे होते हैं, जैसे रोज सुबह उठना है, आपको तैयार होकर अगर ऑफिस जाना है तो आपके शूज़ कहाँ पे रखें, उन्हें कैसे पहनना है, कौन सा रूट आपको फॉलो करते हुए ऑफिस जाना है। घर में अगर आप कोई काम करते हो तो कौन से कमरे का रास्ता किस प्रकार का है, तो वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी जेनेरिक मेमोरी के अंदर, सामान्य स्मृति के अंदर। एपिसोडिक जो मेमोरी है, इसमें हमारे जीवन में पास्ट में जो भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को हम एक कहानी के रूप में या एक एपिसोड के रूप में हमारे माइंड में रखते हैं, तो वो एपिसोडिक मेमोरी होती है। जैसे कि मेरा किसी बच्चे को याद हो सकता है कि मेरा जो 15वां बर्थडे था, 15th बर्थडे पर हम एक उस जगह घूमने गए थे, या मेरा 18वां बर्थडे इस तरह से निकला, या मेरा 10वां बर्थडे इस तरह से निकला। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था, या मैं 12th स्टैंडर्ड में था, तो उस टाइम पर मुझे इस तरह की फेवरल पार्टी दी गई थी। मैंने 5th स्टैंडर्ड में एक इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया था। तो ये सारी आपकी एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आती हैं, और जो काम हम डेली रूटीन में करते हैं वो जेनेरिक मेमोरी के अंदर आती हैं। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के परंपरागत चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? Which of the following is correct about Kohlberg's conventional stage of moral development? नैतिक सिद्धांत एक क्रिया की अच्छाई को परिभाषित करते हैं। एथिकल प्रिंसिपल डिफाइंस द गुडनेस ऑफ एन एक्शन, परिणाम परिभाषित करता है यदि कोई क्रिया अच्छी या बुरी है। रिजल्ट्स डिफाइंस वेदर एन एक्शन इज गुड और बैड, सामाजिक नियम एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करते हैं। सोशल रूल्स डिफाइन द मोरालिटी ऑफ एन एक्शन, यदि जरूरतें पूरी हुई हैं तो क्रिया अच्छी थी। इफ द नीड्स आर मीट द एक्शन वाज गुड। देखो ये वाला जो है ना, ये अगर आपकी जरूरत पूरी हो गई तो ये जैसे को तैसा वाला है। जैसे को तैसा वाला आपका चलता है प्री कन्वेंशनल स्टेज में, तो ये तो आपका वैसे ही नहीं होगा। ठीक, कन्वेंशनल स्टेट में बच्चे का जो माइंडसेट होता है वो इस तरह का होता है कि जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वह समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सही है, अतः सभी को उन नियमों का पालन करना चाहिए। तो हमें इस तरह का ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक नियम एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करते हैं। सोशल रूल्स डिफाइन द मोरालिटी ऑफ एन एक्शन। तो इसको मैंने इसका एक इमेज के थ्रू भी बीच में रखा हुआ है, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। कन्वेंशनल लेवल जो होता है इसमें लॉयल्टी टू लॉ एंड ऑर्डर को मान के चलते हैं। जो भी नियम बने हैं उनका पालन सभी को करना है, क्योंकि समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मध्य बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के सहगामी समूह आमतौर पर सभी लड़कियों या सभी लड़कों के होते हैं। द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन पार्टिसिपेटिंग ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड इज यूजुअली ऑल गर्ल्स और ऑल बॉयज, यानी ग्रुप में या तो सारे लड़के लड़के रहेंगे या सारी लड़कियां लड़कियां रहेंगी। मध्य बाल्यावस्था में लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक परिपक्व होती हैं। गर्ल्स आर मोर मैच्योर देन बॉयज इन मिडिल चाइल्डहुड। ये बिल्कुल सही है कि गर्ल्स जो हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी बिल्कुल ठीक है कि मध्य बाल्यावस्था के दौरान जो बच्चे होते हैं वो इस तरह से ग्रुप बनाते हैं, बॉयज अपना अलग ग्रुप बनाएंगे और गर्ल्स अपना अलग ग्रुप बनाएंगी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब आपको शायद दिख रहा होगा पूरा। खेल के संदर्भ में स्वतंत्रता के वातावरण की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एनवायरमेंट ऑफ फ्रीडम? फर्स्ट है स्वतंत्रता प्रदान करना जब बच्चा अपने सबसे आक्रामक और विनाशकारी आवेगों को बाहर निकालता है। प्रोवाइडिंग फ्रीडम व्हेन द चाइल्ड एक्ट्स आउट ऑफ हिज मोस्ट एग्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस। खाली समय में बच्चे को वह करने के लिए स्वतंत्र किया जाना चाहिए जो वह करना चाहता है या चाहती है। द चाइल्ड शुड बी फ्री टू डू वॉट एवर ही सी वांट्स टू डू ड्यूरिंग फ्री टाइम। खेल नहीं रहे डरपोक बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। इनकरेज टिमिड चिल्ड्रन हु आर नॉट प्लेइंग टू प्ले। बच्चों से ना बोलें कि क्या करें और क्या ना करें। टू नॉट टेल चिल्ड्रन व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। देखो हमें क्या करना है, खेल के संदर्भ में बच्चों को स्वतंत्रता वातावरण में स्वतंत्रता प्रदान करनी है, यानी उन्हें रोक टोक नहीं होना चाहिए, वे फ्रीली खेल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी तो इस हिसाब से ठीक है कि बच्चों से हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्या करें ना करें, उन्हें स्पोर्ट्स दे देंगे और बोलेंगे इनसे खेलो।
बच्चों को हम प्रोत्साहित भी करेंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है। बच्चों से बच्चों से करने के लिए किया जाना चाहिए जो वह करना, हाँ बच्चा जो करना चाहता है खाली समय में बच्चे से हम वो करने के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर है, इसकी लैंग्वेज को पकड़ो आप। इसकी लैंग्वेज में लिखा है कि उसके सबसे आक्रमणकारी और विनाशकारी आवेगों को बाहर निकालता है। तो हमें उसके इस तरह का बिहेवियर को बाहर नहीं निकालना है। अब इसमें एक ये भी है कि जो हम नहीं कहते कि जो हमारे क्रोध वगैरह अंदर भरा रहता है वह बाहर निकल जाता है इससे, इस हिसाब से ठीक है। लेकिन हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें इसको थोड़ा लेकर चलना पड़ेगा कि इस वाले पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा। इतनी भी स्वतंत्रता नहीं देना कि अपने आवेगों को बाहर निकालने के लिए चीज़ों को तोड़े फोड़े या उनको ख़त्म कर दे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। यहाँ पर हमें बच्चों को थोड़ा सिखाना है कि वे किस तरह से अपने आवेगों पर नियंत्रण कर सकता है, अपने इमोशंस को सही संभाल के रख सकता है। ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर सी माना था कि खेल नहीं रहे डरपोक बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। उनका कहने का मतलब यह था कि आप बच्चों को प्रोत्साहित मत करो, जो खेल रहा खेलने दो, जो नहीं खेल रहा वो ना खेले। लेकिन यहाँ पर ये वाला पॉइंट चल रहा है कि हमें यहाँ पर बच्चों को इनकरेज करना है, यहाँ पर प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहित करना पॉजिटिव की बात कर रहा है, ये सकारात्मक ऑप्शन है। लेकिन सबसे आक्रामक और विनाशकारी आवेगों को बाहर निकलने देना ये एक नेगेटिव वे की तरफ जा रहा है। इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्वेश्चन 13, दत्तक परिवारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement about adoptive families is correct? शेष अवस्था के दौरान लिए गए बच्चों में समायोजन की समस्या होने की संभावना अधिक होती है। चिल्ड्रन अडेप्टेड ड्यूरिंग इन्फेंसी आर मोर लाइकली टू हैव एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। विदेश में जन्मे बच्चे गोद लेने में कई मुश्किलें आती हैं। देयर आर मेनी डिफिकल्टीज इन अडॉप्टिंग अ चाइल्ड बोर्न अबॉर्ड। तो ऐसे विदेश में जन्मे बच्चों को गोद लेने में कई मुश्किलें नहीं आती। जो सामान्य सी फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो पेपर वर्क होता है वो करना ही होता है। और अगर आप शेष अवस्था का बच्चा लोगे, इनफेंसी का बच्चा लोगे, तो वह बहुत जल्दी ही अडेप्ट हो जाएगा। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों गलत है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, नीदर वन नॉर सेकंड, नीदर वन नॉर टू, या ना ही पहला ना ही दूसरा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्य बाल्य अवस्था में मित्रता के संदर्भ में किस आक्रमण का लक्ष्य एक उद्देश्य को प्राप्त करना है? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंडशिप इन मिडिल चाइल्डहुड विच एग्रेशन इज एम्ड एट अचीविंग एन ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पर किस आक्रमण का लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। तो एक होता है होस्टाइल एग्रेशन, एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। ये दोनों एग्रेशंस हैं, एग्रेशंस के प्रकार हैं, यानी आप गूगल कीजिएगा आपको सारी थ्योरी मिल जाएगी। तो जो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है यह बच्चे को प्रेरित करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ओनली टू। ठीक, डायरेक्ट आपको बस इसकी थ्योरी याद रखना है कि इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशंस क्या है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन जो होता है ये एक ऐसा एग्रेशन है जो बच्चे को एम करता है कि आप अपने गोल को प्राप्त करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के लिए खतरनाक हो सकता है? Which of the following can be dangerous for the personal and social adjustment of the child? बच्चों पर उन खेलों को खेलने के लिए दबाव डालना जो उसके लिंग के उपयुक्त माने जाते हैं। To put pressure on child to play sports that are considered appropriate for their gender. उन्हें विशेष रूप से स्वस्थ भोजन खिलाना। Feeding them exclusively healthy food. देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आप जरा लैंग्वेज को पकड़ें तो सेकंड तो हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है। यानी इस हमें क्या बताना है, कौन सा सामाजिक समायोजन के लिए खतरनाक हो सकता है। तो सेकंड तो खतरनाक होगा ही नहीं, उन्हें विशेष रूप से स्वस्थ भोजन खिलाना, ये तो अच्छा ही है। लेकिन फर्स्ट क्या कह रहा है, बच्चों पर उन खेलों को खेलने के लिए दबाव डालना जो उनके लिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है। आप गेम्स को जेंडर्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि ये जेंडर वाला ये गेम खेलेगा। कोई किसी भी जेंडर का व्यक्ति कोई सा भी गेम खेल सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। अगर आप इस तरह का बिहेवियर लेके चल रहे हो तो बच्चे के व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के लिए वह खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ओनली वन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16,
बुद्धिमत्ता का अनुभवात्मक तत्व है। एक्सपीरियंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस इज व्यवहारिक, विश्लेषणात्मक, घटकीय या रचनात्मक, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, कंपोनेंशियल या फिर क्रिएटिव। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्रिएटिव यानी रचनात्मक जो है वह बुद्धिमत्ता का अनुभवात्मक तत्व है। कौन सा तत्व किस प्रकार का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रायलर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, उसमें हमें जो एक्सपीरियंशियल कंपोनेंट है वह आपका क्रिएटिव के अंदर आता है, कॉन्टेक्चुअल के अंदर प्रैक्टिकल आता है एंड कंपोनेंशियल के अंदर एनालिटिकल आता है। तो इन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा। और वैसे आपने ये थ्योरी पढ़ रखी होंगी सीटेट के टाइम पे, या फिर आपने अदर जब भी तैयारी करी होंगी, जब भी हम इंटेलिजेंस को पढ़ते हैं तो वहाँ पे ट्रायल की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हम पढ़ते ही हैं। तो इसे आप एक बार और अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्लीप टेरर मेमोरी प्रिसिस्ट फॉर 2 days। निंद्रा भित्ति का स्मरण 2 दिनों तक रहता, 2 दिन तक नहीं रहता, ये कुछ ही आपके कुछ सेकेंड से लेके कुछ मिनट तक ही रहता है। तो ये तो आपका गलत हो ही गया। लगातार बुरे सपने अत्यधिक तनाव की ओर संकेत देते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। परसिस्टेंट नाइटमेयर्स सिंगल एक्सेसिव स्ट्रेस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच पेरेंटिंग स्टाइल वैल्यूज सेल्फ एक्सप्रेशंस एंड सेल्फ रेगुलेशंस? कौन सी पालन पोषण शैली आत्म अभिव्यक्ति और आत्म नियमन को महत्व देती है? परमिसिव, ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेरियन या अनइन्वॉल्व? अनुमेय, अधिकारवादी, अधिनायकवादी या फिर असंबद्ध? देखिए, जो अनइन्वॉल्व की बात करें, अनइन्वॉल्व में पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है। अधिनायकवादी जो होती है, इसमें स्ट्रिक्टली नियम बना देते हैं, एकदम नियम बना दिया कि 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं तो नहीं, पार्टी में नहीं जाना तो नहीं जाना, तुम्हें इस तरह से बैठना है तो ऐसे ही बैठोगे, नीचे बैठकर खाना खाना, नीचे बैठकर खाना खाओगे, इस समय इतने बजे तक टीवी बंद हो जाना चाहिए तो हो ही जाना चाहिए। तो ये होता है ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेटिव में थोड़े से पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं, नियम कानून होते हैं, लेकिन थोड़ी सी उन्हें छूट भी दे देते हैं। लेकिन सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ रेगुलेशंस जो होते हैं, जिनको महत्व दिया जाता है, वो दिया जाता है परमिशन में। परमिशन में पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को हर चीज़ के लिए परमिशन दे देते हैं। हालांकि बच्चों को यहाँ पे पूछना होता है कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो पेरेंट्स कह देते हैं ओके गो, जाओ। तो सारी परमिशंस पेरेंट्स बच्चे को दे देते हैं, बच्चे पेरेंट्स से जो भी मांग रहे होते हैं। तो सबसे अच्छी जो मानी जाती है वो परमिसिव एंड ऑथोरिटेटिव मानी जाती है। ऑथोरिटेरियन एंड अनइन्वॉल्व सबसे बेकार पेरेंटिंग स्टाइल है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। यहाँ पर मैंने ये तीन तरह की दे रखी हैं। ये एक्चुअल में डिसिप्लिन है, इनके माध्यम से आप उनकी जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो भी आप समझ सकते हैं। ऑथोरिटेरियन, परमिसिव एंड डेमोक्रेटिक। जो आपकी NIOS है, NIOS में ये तीनों दे रखी हैं, तो मैंने इन तीनों को यहाँ पर रख रखा है। बेडेले के मॉडल में कार्यशील स्मृति एक तत्व है जो सूचना प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क, मेरुदंड, केंद्रीय प्रबंधक मज्जा। इंग्लिश में ये थोड़ा ऐसा मिलेगा। हालांकि देखो होता क्या है, मैं आपको बता दूं। अब आप कह रहे हो कि आधा क्वेश्चन यहाँ लिखा है आधा यहाँ लिखा है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा था। मैंने पूरे एक पेज पे लिखा था, लेकिन जब इसको PDF में बनाते हैं तो ये ऐसा हो जाता है, ऊपर नीचे ये हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब ये क्यों होता है ये मुझे नहीं आ रहा समझ में। और मेरे लैपटॉप में अभी भी जो MS जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट अभी भी बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। MS वर्ड में ही जैसे तैसे काम चलाना पड़ रहा है। इन बेडेलेस मॉडल एलिमेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी दैट कंट्रोल्स द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, वो है आपका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, हिंदी में केंद्रीय प्रबंधक। सीधी सीधी आपको मिल जाएगी कि जो आपका बेडेले का मॉडल है उसमें कार्यकारी स्मृति का एक तत्व क्या है, तो आपको याद रखना है केंद्रीय प्रबंधक या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कार्यशील स्मृति का एक तत्व है, वर्किंग मेमोरी का एक एलिमेंट है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मैंने देख भी रखा है इसके बारे में, इसे आप रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 20 लड़कों के लिए बंदूकें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 है, लड़कों के लिए बंदूकें और लड़कियों के लिए गुड़िया किस प्रकार की रूढ़िवादी धारणा को समझाता है? गन्स फॉर बॉयज एंड डॉल्स फॉर गर्ल्स रिप्रेजेंट्स व्हाट काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग? तो ये सिंपल है, जेंडर संबंधी रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इसको भी और छोटा करना पड़ेगा।
ज़्यादा छोटा हो जाएगा, शायद आपको दिखेगा नहीं। मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ पहले, फिर इसको इंग्लिश में बता दूंगा। शिशु विद्यालय स्तर पर सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? पाठ्यक्रम नम्य और सुलभ होना चाहिए। केंद्र का भौतिक वातावरण बाधा रहित होना चाहिए। शिशु विद्यालय कार्यक्रमों में शामिल कर्मियों को समावेशी शिक्षा पर गहन प्रशिक्षण होना चाहिए। इंग्लिश में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन एट प्री स्कूल लेवल? द करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल। ये बात बिल्कुल ठीक है, करिकुलम आपका बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो, जिसे हम कहते हैं नम्य होना चाहिए। द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ सेंटर शुड बी फ्री फ्रॉम बैरियर्स, ज़्यादा उसमें बाधाएं नहीं होनी चाहिए। पर्सनल इन्वॉल्व इन प्री स्कूल प्रोग्राम शुड हैव इंटेंसिव ट्रेनिंग ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी अच्छी से ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन विद्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए स्थानीय प्राधिकरण में शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द लोकल अथॉरिटी टू एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर स्कूल? देखिए, अगर हम लोकल अथॉरिटी की स्थानीय प्राधिकरण की बात करें तो जिला परिषद और नगर निगम दोनों ही इसमें शामिल हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फिजिकल कंडीशंस ऑफ क्लासरूम? कक्षा की भौतिक स्थितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, स्टूडेंट्स कैन बी इन्वॉल्व्ड फॉर रेगुलर क्लीनिंग ऑफ क्लासरूम। कक्षा की नियमित सफाई के लिए छात्रों को शामिल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। बच्चों के अंदर स्कूल को लेकर एक अच्छी भावना डेवलप होगी। लैक ऑफ वेंटिलेशन इन क्लासरूम अफेक्ट स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन, ये बात भी सही है। कक्षा में वेंटिलेशन की कमी छात्रों की एकाग्रता को प्रभावित करती। तो दोनों ही सही हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। क्वेश्चन नंबर 24, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 किस राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था? द राइट टू एक्ट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट। आंसर आपको दिख ही गया होगा, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सब में लग गया था। और ये मैंने पढ़ा कई जगह, 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर को पे जो धारा 370 है वो हटाई गई, तब से ये वहां पर भी लागू हो गया है। उसको एक बार थोड़ा पढ़ लेना आर्टिकल हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग आरटी एक्ट भी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह को प्रतिबंधित करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों की शादी के लिए कानूनी आयु है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 प्रोहिबिट्स चाइल्ड मैरिज। अंडर दिस एक्ट द लीगल एज फॉर मैरिज ऑफ अ गर्ल्स। तो लड़कियों की शादी के लिए उम्र कितने साल की तय कर रखी है? 18 साल की तय कर रखी है। लड़कों के लिए कर रखी है 21 वर्ष की। इससे पहले लड़कियों की 16 साल थी। ऑप्शन नंबर डी, ये तो सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 26, अरे यार ये ना पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद इन्होंने पूरा सिस्टम खराब कर दिया, और डायरेक्ट में इससे पढ़ा नहीं सकता। जो लोग पावर पॉइंट और इसके बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा कि पावर पॉइंट में ऑप्शन ऐसा रहता है, आप स्लाइड शो करके वहाँ पर आपको पेन मिल जाता है, तो उस पेन से हम कुछ भी ड्राइंग या कुछ भी टिक वगैरह कर सकते हैं। लेकिन एमएस वर्ड में ऐसा सिस्टम नहीं होता है, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। इफ चाइल्ड ए इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस देन ही विल शो ऑल द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। यदि बच्चा मानसिक बीमारी से पीड़ित है तो वह छोड़कर सभी लक्षण दिखाएगा। कौन से लक्षण दिखाएगा? सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। बिहेवियर चेंज बिल्कुल होगा। अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन और लॉस, अचानक उसका वेट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम इन स्वेलिंग फूड, खाने में निगलने में दिक्कत तब होगी जब उसे किसी प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम होगी। डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग में दिक्कत होगी, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी राइट आंसर होगा। खाना निगलने में दिक्कत उसे नहीं होगी, बाकी सारे लक्षण पे दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इसे आप करो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। भारत में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित योजना में लोकार्पित की गई थी।
इन इंडिया द सेंट्रली रिस्पॉन्ड स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी वाज लॉन्च्ड इन, इसको कहा जाता IECD। IECD जो आया था वो आया था 1974 में, 1974 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। बेगम हजरत महल ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? उन्होंने किया था अवध से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन धर दिया मतलब में। क्वेश्चन नंबर 29। अवलोकन मानव अधिगम की एक सामान्य और प्राकृतिक पद्धति है। अवलोकनात्मक अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Observation is a common and natural method of human learning. Which of the following statements is correct in the context of observational learning? Observational learning जो वेंडुरा ने दी थी, बोवरडोल एक्सपेरिमेंट, आप सबको पता ही होगा। इसे स्थानापन्न अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नेम एज रिप्लेसमेंट लर्निंग, बिल्कुल सही है, इस नाम से इसे जाना जाता है। सेकंड है, पुनः निर्माण की गतिक प्रक्रिया अवलोकनात्मक अधिगम में शामिल होती है। द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो ये भी सही है, ये दोनों ही सही हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ दोनों ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, ई पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements is correct regarding e-Pathshala mobile application? The application was launched by Union Ministry of Education in 2016. इस एप्लीकेशन को 2016 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। All digital textbooks of NCERT can be accessed for free. NCERT की सभी डिजिटल पाठ्य पुस्तकों का मुफ्त में प्रयोग किया जा सकता है। The application interface is available only English and Hindi. एप्लीकेशन का अंतरफलक केवल अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। पहली बात तो इसे 2016 में नहीं 2015 में लाया था। कौन लेकर आया था? NCERT के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, तो पहला ऑप्शन आपका गलत। सेकंड बिल्कुल सही है, सभी पाठ्य पुस्तकों को फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो। इसमें जो लैंग्वेज है वो 3 लैंग्वेज ली गई थी, इंग्लिश, हिंदी और साथ में उर्दू, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली सेकंड। ओनली सेकंड कहाँ है? डी में है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्स, सूचना और संचार अवसंरचना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल्कुल शामिल है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये भी शामिल है, ये तीनों ही शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन स्कूल्स क्वांटिटेटिव डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ? स्कूलों में मात्रात्मक डेटा किस रूप में होता है? क्वांटिटेटिव डाटा मतलब जिसमें बच्चे का रिकॉर्ड होता है। मेमोरेंडम में बिल्कुल नहीं होता, रिपोर्ट कार्ड्स में बिल्कुल होता है, सर्कुलर्स में भी नहीं होता, ये उसके एक्सपीरियंस पे के आधार पर होते हैं, एंड जो अप्रेजल्स होते हैं इसमें भी नहीं होता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्ट कार्ड्स जो होते हैं जिसमें क्वांटिटेटिव डाटा बच्चे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी सुझावात्मक हस्तक्षेप रणनीति अनुसूचित जाति के बच्चों को विद्यालय में शामिल करने से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में कर सकती है? Which of the following suggested interventions strategies can help address the issues related to inclusion of scheduled caste children in schools? बच्चों की उपस्थिति और प्रतिधारणा की निगरानी नियमित रूप से की जानी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। Attention and retention of children should be monitored regularly. अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ काम करने का अनुभव वाले अनुसूचित जाति के शिक्षकों की भर्ती, ये बात भी ठीक है कि जो टीचर शेड्यूल कास्ट के बच्चों के साथ ज़्यादा जिनको अनुभव है, उनको ज़्यादा पढ़ाया है, उनके साथ काम किया है, तो ऐसे ही शिक्षकों को रखें, तो ये भी ठीक है। तो दोनों ही सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। किसी देश के प्रति सरकार के कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements is correct about the duties of the government towards a country? देश की सीमाओं की सुरक्षा,
सिक्योरिटी ऑफ द कंट्रीज बॉर्डर, बिल्कुल ठीक है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना, ये भी सही है। इंश्योरिंग गुड हेल्थ फैसिलिटीज, प्राकृतिक आपदा के बाद प्रभावित लोगों के लिए सहायता, असिस्टेंस फॉर अफेक्टेड पीपल आफ्टर नेचुरल डिजास्टर्स। तो ये तीनों ही सही है सरकार के, ये तीनों ही कर्तव्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, जब शिक्षक हो तो बेहतर होगा कि छात्रों को शिक्षक के सामने अर्धवृत्ताकार रूप में बैठाया जाए। व्हेन द टीचर इज, इट वुड बी बेटर टू हैव द स्टूडेंट सिट इन अ सेमी सर्कल फेसिंग द टीचर, रीडिंग पोएम्स या एक्सपेरिमेंटिंग। तो देखो एक्सपेरिमेंटिंग के टाइम पर भी कहते हैं कि बच्चों को सर्कुलर बैठाओ ताकि सबको दिख सके, और पोएम सुनाते टाइम भी आप कर सकते हैं ताकि टीचर की तरफ सबका ध्यान जा सके, उनके हाव बच्चे देख सकें। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन से अनुकरण के लिए प्रतीकात्मक आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड सिंबल्स मॉडल फॉर इमिटेशंस? रिप्रेजेंट सिंबल, सिंबॉलिक मॉडल, सिंबॉलिक मॉडल यानी प्रतीकात्मक आदर्श किस में दिखाई देते हैं? आप कह सकते हो कि बहुत सारे कार्टून्स वगैरह बनाकर छाप देते हैं और उससे चीज़ों को दर्शाते हैं, तो वो हमें दिखाई देते हैं कॉमिक्स मॉडल के अंदर, हास्य पात्र के अंदर। कॉमिक जो होती है, कॉमिक आती हैं, इसमें यहाँ पर कुछ लिखा होता है ऐसा सेंटेंस में, और यहाँ पर कोई बंदा या कोई सीन बना होता है और उस सीन के बारे में इसमें लिखा होता है। तो ये होगा आपके प्रतीकात्मक आदर्श, सिंबॉलिक मॉडल्स। सिंबॉलिक मॉडल्स हमें कॉमिक्स में देखने के लिए मिलते हैं। पहले काफ़ी प्रचलन में थी कॉमिक्स, आजकल बहुत ही कम हो गई हैं क्योंकि डिजिटल ज़माना आ गया तो सब चीज़ें मोबाइल में मिल जाती हैं। What types of motivation, interest और pleasures cause inspirations? किस प्रकार की अभिप्रेरणा रुचि या आनंद से प्रेरित है? रुचि या आनंद आपको कहाँ से मिलती है? आपके अंदर से मिलती है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है, वो रुचि या आनंद से प्रेरित होता है। यदि आप सैलरी के लिए टीचिंग जॉब पकड़ रहे हो तो वह आपकी बाहरी अभिप्रेरणा है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। आपको पढ़ाने का शौक है इसलिए आप टीचिंग कैटेगरीज में जा रहे हैं तो वह आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। मेरे लिए जो थी वो हमेशा से आंतरिक अभिप्रेरणा ही रही है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में आनंद आता है, तभी मैं कई समस्याएं आने के बाद टाइम निकाल कर भी आपके लिए कंटेंट लेकर आ जाता हूं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, को करिकुलर एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल द गिवन कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट? किसको छोड़कर बाकी सारी सह पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं? डिबेट्स जो होती है, वाद विवाद, ये आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज है। डांस आपकी नृत्य सहपाठ क्रिया है। एग्जीबिशन जो होता है, प्रदर्शनी, वे भी आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज है। लेकिन टीचिंग जो है वे आपकी एक पाठ्यक्रम गतिविधि है, सह पाठ्यक्रम नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 39, ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम में पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ब्रिटिश इंडिया वाज एक्सप्रेशन कब हुआ था ये पारित, आपको बताना है। तो ये हुआ था आपका 1878 में। अभी मैं शायद शिफ्ट 1 का पेपर करा रहा था, तब भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनकर आया था। क्वेश्चन 40, चिकित्सा उन बच्चों जो चोट या विकलांग से प्रभावित हैं को चलने फिरने, व्यायाम और मैनुअल चिकित्सा के माध्यम से मदद करती है। छोटा करते हैं। This therapy helps children who are affected by injury or disability through movement, exercise and manual therapy. देखिए बच्चों को चला फिरा रहे हैं, व्यायाम करा रहे हैं, ये किसके अंदर आएगा? बाक उप चिकित्सा। देखिए स्पीच थेरेपी में बच्चा चलेगा कैसे? फिजिकल थेरेपी में बिल्कुल चल सकता है। कॉग्निटिव में आपका मूवमेंट कहाँ से आएगा? व्यावसायिक चिकित्सा को छोड़ दो, ये तो सिर्फ ऑप्शन बनाने के लिए दे रखा है। तो इसे हम फिजिकल थेरेपी बोलते हैं, शारीरिक चिकित्सा कह सकते हैं या भौतिक चिकित्सा कह सकते हैं, जिसमें बच्चे के अंदर की जो विकलांगता है उसके लिए कुछ एक्सरसाइज दी जाती है कि बच्चों को इस तरह की एक्सरसाइज कराओ जिससे उसके हाथ पैरों की जो भी समस्याएं हैं वह उसकी दूर हो जाएंगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन एंडेड आइटम्स इन मैथमेटिक्स? ओपन एंडेड आइटम्स कौन सा, या कह सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन सा है? कैलकुलेट 58 डिवाइडेड बाय 8, 58 को 8 से डिवाइड करके बच्चा कैलकुलेट कर लेगा, ये तो आपका क्लोज एंडेड हो गया। ड्रॉ अ रेक्टेंगल विथ पैरामीटर 20 सेंटीमीटर, एक ऐसा रेक्टेंगल बनाओ जिसका पैरामीटर 20 सेंटीमीटर हो। फाइंड द एवरेज ऑफ 78, 83 एंड 91, इन्हें तो बच्चा जोड़ लेगा,
78 प्लस 83 प्लस 91 और उसको 3 से डिवाइड कर देगा। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10, 15 और 85। इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेगा। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समावर्त, जो कि कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये सारे तो आपके क्लोज एंडेड होगा क्योंकि इनका सिर्फ एक ही आंसर आ रहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 20 सेंटीमीटर परिधि वाला एक आयत बनाएं। एक आयत जिसकी परिधि कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसके लिए कौन कौन से बन सकते हैं, ये वाला बन सकता है, नहीं 3 2 5 नहीं, 4 और 6 का, 4 और 6 का बन सकता है। इसका जो परिधि आएगी वो 20 सेंटीमीटर आएगी। एक ये बन सकता है 9 और 1 का बन सकता है 7 और 3 का ही बन सकता है। तो बहुत सारे बन सकते हैं जिसकी परिधि या जिसका पैरामीटर 20 सेंटीमीटर आए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि ये ओपन एंडेड में चला गया। क्वेश्चन नंबर 42, वज्र ग्रुप इज अ स्मॉल ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ, याद रखिएगा एनसीईआरटी नहीं, NIOS में साफ साफ दे रखा है जो वज्र ग्रुप्स होते हैं उसमें 3 से 6 बच्चे होते हैं। 3 to 6 बच्चे ही, 3 to 6 चिल्ड्रंस ही आप इसमें रख सकते हो। ये रखा है वज्र ग्रुप्स इज अ स्मॉल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 3 to 6 persons। नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? भाषा के शिक्षण के समय बच्चे के सामान्य संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। while teaching language the focus should not be on the general cognitive development of the child। भाषा के शिक्षण के समय विषय का चुनाव महत्वहीन होता है। The choice of subject is unimportant while teaching a language। देखिए यहाँ पर कह रहा है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। हमें उसके संज्ञानात्मक विकास का ध्यान रखना है। भाषा शिक्षण के समय विषय का चुनाव महत्वहीन होता है, ये बात भी गलत है। विषय का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाषा विकास के टाइम पर कि आप किस टॉपिक को लेकर बच्चे को पढ़ाने वाले हो। तो दोनों ही गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 44, which of the following committees significantly observed that an important reasons for rural children not being able to access higher education is the continued dominance of English। ग्रामीण बच्चों को उच्च शिक्षा तक पहुंचने में सक्षम नहीं होने का महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजी का निरंतर प्रभुत्व है। तो ये कहा था राम मूर्ति कमेटी ने कि इंग्लिश के कारण ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि मातृभाषा में चीजें होती हैं, उनका महत्व होता नहीं, आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 45 के अलावा सभी कक्षा प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख घटक हैं। अपार्ट फ्रॉम द मेजर कंपोनेंट्स इन्वॉल्विंग इन ऑल क्लास प्रोसेस या क्लासरूम प्रोसेस। क्लासरूम प्रोसेस में कक्षा संचालन आ जाएगा यानी क्लासरूम मैनेजमेंट आ जाएगा। अपेक्षित अधिगम परिणाम आ जाएगा, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स आ जाएगा। छात्र के अधिगम का आकलन भी आ जाता है, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग भी आ जाता है। टीचर्स परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन ये क्लासरूम प्रोसेस नहीं है, ये इसके बाहर की प्रोसेस है या इसके बाद की प्रोसेस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा ई पोर्टफोलियो आकलन का सही अभिलक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई पोर्टफोलियो असेसमेंट। ये केवल संकलनात्मक आकलन के लिए जानकारी प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ओनली फॉर समेटिव असेसमेंट। पोर्टफोलियो छात्रों के वर्तमान में चल रहे कार्यों के नमूने प्रदान करते हैं। पोर्टफोलियोज प्रोवाइड सैंपल्स ऑफ स्टूडेंट्स करंट वर्क। देखिए ये तो बिल्कुल ठीक है, छात्र के वर्तमान में चल रहे कार्यों के नमूने प्रदान करता है, लेकिन केवल समेटिव असेसमेंट ही प्रदान नहीं करता, ये इसका फॉर्मेटिव भी प्रदान करता है, या हम कह सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की इंफॉर्मेशन ये ज्यादा देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। नंबर 47, पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू असेस लर्निंग इन एनवायरमेंटल स्टडीज। देखिए हम ईवीएस पढ़ाने के लिए ओरल टेक्निक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। बच्चे पैदा होने के समय से ही
समय से ही आवाज़ नहीं सुन सकते, बिल्कुल गलत है। जो बच्चे की हेयरिंग सेंस जो होती है, यानी सुनने की क्षमता जो होती है, वह जन्म के पहले ही विकसित हो जाती है। छोटे बच्चे अपने आसपास के लोगों के उच्चारण को ग्रहण कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। यंग चिल्ड्रन पिक्स अप द प्रोनाउंसिएशंस ऑफ द पीपल अराउंड देम। बच्चे आवाज से नहीं खेलते, गलत है। बच्चे आवाज से खेलते हैं, विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालते हैं। बच्चों में आवाज निकालने का अभ्यास नहीं देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जाता है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो हम उन्हें देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि बच्चे ने किस तरह से पहले वोवल साउंड निकाले, फिर कॉन्सोनेंट्स निकाले, दोनों को मिला के निकाला, टेलीग्राफिक स्पीच उसका कैसे डेवलप हुआ और कैसे फिर वे छोटे सेंटेंस पे आया और बाद में पूरे वाक्य सही तरीके से बनाने लगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा। यंग चिल्ड्रन पिक अप द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द पीपल अराउंड देम, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 49, द एनवायरमेंटल स्टडीज करिकुलम फॉर क्लास 3rd to 5th इज रिटन अराउंड 6 जनरल टॉपिक्स। 6 टॉपिक पर लिखा गया है, 6 सामान्य विषयों पर लिखा गया है, सबको पता है। Which of the following is not one of the topics in the environmental studies curriculum? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के उन विषयों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। देखिए, पानी उसमें आता है, आश्रय भी आता है और भोजन भी आता है। वाटर, शेल्टर, फूड तीनों आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी उसके अंदर नहीं आता। बायोटेक्नोलॉजी वर्ड ही ऐसा है, इसे हम 5th क्लास तक बच्चे को बताते ही नहीं है। हम टेक्निकल वर्ड्स ना बताकर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होते हैं। कौन कौन सी थीम है वो बता देता हूं। फैमिली एंड फ्रेंड्स है, इसकी 4 सब थीम है। रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके बाद फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल्स एंड थिंग वी मेक एंड डू। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, द फुल फॉर्म ऑफ TLM। TLM का पूर्ण रूप क्या है? TLM का पूर्ण रूप होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये थे 50 क्वेश्चन। अगले 50 क्वेश्चन की वीडियो आपको जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगी। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।